हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल पेडी सर्कल। क्या आपको पता है ओवेरियन कैंसर महिलाओं में होने वाला 8वां सबसे आम कैंसर है। करीब 78 यानी 78 महिलाओं में से एक महिला को ओवेरियन कैंसर होने का खतरा होता है। ओवेरियन कैंसर ज्यादातर 63 यानी 63 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं में देखा जाता है। मेडी सर्कल आपके पास लाता है राइट इंफॉर्मेशन सीधे एमिनेंट डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जुबानी, इसलिए इस चैनल पर आप हमेशा ऑथेंटिक कंटेंट ही पाएंगे। आपके लिए यह वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंफॉर्मेशन देता है एक ऐसे फॉर्म ऑफ कैंसर के बारे में कि जिसकी ओर अगर आपका ध्यान समय पे नहीं गया तो वो शरीर को काफी हद तक नुकसान कर पहुंचा सकता है। यह कैंसर है ओवेरियन कैंसर। महिलाओं में होने वाले इस कैंसर के बारे में हमने कई एक्सपर्ट्स, सीनियर डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट से बात की। उनसे ये पता करने की कोशिश की कि इस बीमारी के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसा है और किस तरह से प्रिवेंटिव स्टेप्स देकर के हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आइए वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स से जाने कि वो इस बीमारी के बारे में क्या कह रहे हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिजीजेस, स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल, स्टे हेल्दी। ओवेरियन कैंसर एक कॉमन कैंसर है जो कि एल्डरली लेडीज को ज्यादा प्रभावित करता है। अगर अर्ली स्टेज में ही स्क्रीनिंग हो जाए तो बेहतर है। महिलाओं में ओवेरियन कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मेडी सर्कल एक एक्सक्लूसिव सीरीज कंडक्ट कर रही है, जिसमें कि एमिनेंट गायनिकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड ऑन्कोलॉजिस्ट से आप डायरेक्ट और ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हाय, मैं हूं अमृता प्रिया और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज हमारे साथ शो में डॉक्टर इला त्यागी मौजूद है। डॉक्टर इला पिछले 20 वर्षों से ज्यादा एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हैं। ये एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं। अपने रेगुलर फील्ड गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के अलावा डॉक्टर इला ऑन्कोलॉजी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, कॉल्पोस्कोपी एंड मेनोपॉज रिलेटेड इश्यूज में भी एक्सपर्टीज रखती हैं। वे फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया से एक्टिवली जुड़ी हुई हैं और काफी ज्यादा सोशल वर्क इनिशिएटिव से भी जुड़ी हुई हैं। वेलकम डॉक्टर इला टू मेडी सर्कल। Thank you, Amrita Priya, and thank you for giving me this platform where I can share my views on ovarian cancer and its prevention. आप मुझसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछ रही थी कि क्या ओवेरियन कैंसर जेनेटिक डिजीज है, और अगर हाँ तो ऐसे फैमिलीज में जहां ऑलरेडी किसी को ओवेरियन कैंसर हो चुका है, क्या प्रायर स्क्रीनिंग एक प्रिवेंटिव मेजर है? बिल्कुल। ओवेरियन कैंसर 5 to 10%, which is a significant percentage, हेरिडिटरी या फैमिलियल होता है। और हम लोगों ने देखा है कि अगर हम इसे पहले से डिटेक्ट कर दें तो हम बहुत सारे लोगों को इसकी जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है उससे बचा सकते हैं। नॉर्मली फैमिलीज में रन करता है कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर पे इंटर रिलेटेड होते हैं, और फिर ये हेरिडिटरी में जेनेटिक इनका जो ऑटोसोमल डोमिनेंट फैशन कहलाता है, उसमें ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो हमें जब स्क्रीन करना होता है तो हमको सबसे पहले इसका पेडिग्री एनालिसिस करना पड़ता है। अगर हम किसी भी सोसाइटी में या सेक्शन में हम चाहेंगे कि हम ओवेरियन कैंसर को प्रिवेंट करें, तो हम जब उन्हें स्क्रीनिंग के लिए लेंगे तो हम सबसे पहले उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री, जिसमें हम 3 जनरेशन का उनका हिस्ट्री लेते हैं कि किसी को ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर हुआ है क्या। तो इसके भी फर्स्ट डिग्री इनहेरिटेंस, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री ऐसा कहलाता है, जिसमें कि जैसे मदर, डॉटर और सिस्टर, तो ये फर्स्ट डिग्री फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन कहलाता है। जबकि सेकंड डिग्री जैसे आंट, ग्रैंड मदर, ग्रैंड चिल्ड्रन,
इन लोग होते हैं। तो अगर किसी फैमिली में, तो सबसे पहले हम जेनेटिसिस्ट होते हैं जो कि ये इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं सेंड दीज पेशेंट्स हु हैव फैमिली हिस्ट्री, तो दे विल स्टडी द 3 जनरेशन ऑफ देयर फैमिली हिस्ट्री। और अगर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है उनकी जो हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की, उसका अगर हिस्टोलॉजिक डायग्नोसिस हमें मिल जाता है, तो हिस्टोलॉजिक डायग्नोसिस और फैमिली हिस्ट्री मिला के हम बहुत अच्छे तौर पर रिस्क इवैल्यूएशन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि दे आर मोर प्रीडिस्पोज टू हैव ओवेरियन कैंसर। तो ये तरीका होता है जहां हम फेमिलियल स्टडी करते हैं। और फिर यहाँ हमें जो हाई रिस्क मिलते हैं कि जिनमें किसी में ऐसा होता है कि सिर्फ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ही हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर होता है, जैसे मदर डॉटर या सिस्टर, और किसी को होता है कि एक फर्स्ट डिग्री एक सेकेंड डिग्री होता है, तो उनमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे अगर फर्स्ट डिग्री में रिस्क अगर मान लो 28 to 30% है, तो इसमें 60% तक आ जाता है। अगर किसी में हिस्ट्री हो कि रिलेटिव को मेनोपॉज के बाद कैंसर हुआ है, तो कई बार ऐसे कैंसर स्पोरेडिक भी होते हैं, तो उसमें हमें इतनी फिक्र नहीं होती। लेकिन अगर रिलेटिव इज प्री मेनोपॉजल हु हैज गॉट द ओवेरियन कैंसर, तो रिस्क बहुत ज्यादा 10 गुना बढ़ जाता है। और जिनमें ऐसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होते हैं, तो नॉर्मली कैसा होता है कि ओवेरियन कैंसर का जो अपना एज रेफरेंस है, जिसमें कि ये ज्यादातर करके होता है 50 to 60 ईयर्स। तो नॉर्मली अगर किसी को स्पोरेडिक ओवेरियन कैंसर होगा तो इट विल बी टुवर्ड्स द एज ऑफ 60। बट अगर फैमिलियल और हेरिडिटरी है तो इट कम्स एट अराउंड एज 50, so it is 10 years earlier. So if we detect this risk factor, we can save patient for having ovarian cancer, and we can do preventive measures जिसके चलते हम थोड़ा इसका इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। जेनेटिक में आ जाता है कि ये जो फेमिलियल रिस्क है, अपना जो जेनेटिक रिस्क है, वो जीन्स में एक्सप्रेस हो रहा है, और ये जीन्स कहलाते हैं BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स। आप लोगों ने सुना होगा एंजेलिना जोली हॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपना प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टमी करवा दिया था बिकॉज शी वाज फाउंड to have BRCA gene positive। तो इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि people really take it to this length। तो BRCA1 BRCA2 जीन्स होते हैं जो कि BRCA1 क्रोमोसोम 17 पे एक्सप्रेस होता है, BRCA2 जीन क्रोमोसोम 13 पे मिलता है। और अगर ये पॉजिटिव हो, हर किसी को यू कैन डू दीज जीन स्टडीज। फर्स्ट यू हैव टू डू पेडिग्री इवैल्यूएशन एंड देन द हाई रिस्क पेशेंट्स आर पुट टू दिस BRCA जीन स्टडी, एंड इफ दे कम आउट टू बी पॉजिटिव फॉर BRCA जीन, तो फिर जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम इन लोगों में लेना चाहते हैं वो हम लेते हैं। Okay. And that's how we manage these 5 to 10% high risk people who are genetically predisposed to have ovarian cancer. Okay. और ओवेरियन कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है? Actually, इसके लिए नाम है साइलेंट किलर, और ये इतना फास्ट ग्रोइंग होता है कि यूजुअली इसके बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट टू बिगिन विथ इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे कई को इरेगुलर मेंसेस होता है, कई को थोड़ा ब्लोटिंग होता है, सिम्टम्स रिलेटेड टू यूरिनरी और बॉवल होते हैं, क्योंकि अपना जो यूट्रस होता है वो पेल्विस में इन दोनों जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट से बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है। तो किसी को फ्रीक्वेंसी होती है, किसी को डलनेस रहती है, किसी को ब्लोटिंग रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा एडवांस स्टेज में होता है तो डिस्टेंशन हो जाता है क्योंकि असाइटिस हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है। तो that is the way that it is presented in very weird, which we can't even think it will be ovarian cancer। या ऐसी कोई चीज है, ऐसे सिम्टम्स करके होता है। डिस्पेरियोनिया होता है where you have pain in while intercourse, like that there are so many unrelated, like decreased appetite होती है, आपको बहुत जल्दी satiety आ जाती है, आप जल्दी पेट भर जाता है ऐसा लगता है, आपको बहुत ब्लोटिंग होता है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से ओवेरियन कैंसर अपने आप को प्रेजेंट करता है। ओके।
और अगर किसी का ओवरीज रिमूव हो गया हो तो भी क्या कैंसर के चांसेस हैं? एक्चुअली जो पेल्विक पेरिटोनियम होता है और फेलोपियन ट्यूब होता है, तो अगर ओवरी रिमूव कर भी दिया तो भी हिस्टोलॉजिकली जो पेल्विक पेरिटोनियम होता है, जो लाइनिंग होती है अपनी पेल्विक कैविटी की, वो उसमें ट्यूमर्स हो सकता है और उसका इंसिडेंस 2 to 7% है। ओके तो अगर ओवरीज निकाल दी तो भी पेल्विक पेरिटोनियम का ट्यूमर हो सकता है, जो कि हिस्टोलॉजिकली ओवरी के बहुत करीब होता है, एंड इट लुक्स लाइक ovarian cancer. So it is not that you have 100% safety if you remove your ovaries. ओके। और उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? जनरली महिलाएं कैसे प्रिवेंट कर सकती हैं ओवेरियन कैंसर को? तो जो ओवेरियन कैंसर है उसके कॉजेज बहुत सारे हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा कॉज है इनफर्टिलिटी, वेयर जिसने एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। ओके और पैरिटी से इनवर्सली रिलेटेड होता है कि जितने ज्यादा बच्चे हैं औरत को, तो उतना उसको रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर कम है। तो ओके हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनमें और भी क्या है, जैसे अर्ली मिनाक है, लेट मिनोपॉज है, औरतें दोज हु डोंट हैव बेबीज लाइक इनफर्टाइल विमेन है, तो दे आर एट हाई रिस्क। तो जब हम प्रिवेंट करेंगे तो हम इन पॉइंट्स पे पहले ध्यान देंगे। एक बहुत अच्छी स्टडी है जिसमें कहा है कि अगर एक औरत को 2 बच्चे हुए हैं और उसने 5 years या उससे ज्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज की है, तो there is 80% chances of reduced risk of developing ovarian cancer. It is ओके so effective in preventing ovarian cancer. तो हम उसका कारण यह है कि जब हम बच्चा नहीं होता है या रेगुलर ओव्यूलेशन होता है, when we don't use any contraception, so this is the only chemo prevention method whereby, when otherwise also we advise women to take oral contraceptive pill for contraception, we should insist on this benefit of it, that it will reduce the risk of developing ovarian cancer. तो हम पेशेंट्स को बोलेंगे जो हाई रिस्क हैं उनको कि आप शादी कीजिए तो आप बच्चा पैदा कीजिए, आप ओरल कॉन्ट्रासेप्शन यूज कीजिए आफ्टर यू फिनिश योर फैमिली। हम प्रोफाइलेक्टिक सैल्फिंगोल्फरेक्टमी करते हैं जिन लोगों में हमें फैमिलियल हिस्ट्री या हेरिडिटरी दीज BRCA जीन्स आर पॉजिटिव, तो उनका वंस दे फिनिश द फैमिली, तो उनका 35 to 40 years का एज के बीच में इफ हिस्ट्री है, मान लो प्री मेनोपॉजल, किसी फैमिली में प्री मेनोपॉजल वुमन को अगर ओवेरियन कैंसर हुआ है, तो उसका हम 35 के आसपास ही, वंस शी फिनिशेस अ फैमिली, उसका सैल्फिंगोल्फरेक्टमी कर देते हैं, जिसमें कि ट्यूब और ओवरी दोनों निकाल देते हैं। अदरवाइज closer to 40 also you can remove the tubes and ovaries. ट्यूब्स में भी कैंसर की इक्वली वो इंसिडेंस रहती है, खाली ओवरीज नहीं, ट्यूब्स को भी रिमूव करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 2 to 3% ऑफ पेशेंट्स में जैसे पेल्विक पेरिटोनियम के ट्यूमर्स हो जाते हैं, वैसे ही हम ट्यूब को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो द प्रोसीजर इज कॉल्ड सैल्फिंगोल्फरेक्टमी, वेयर वी रिमूव द ट्यूब एंड ओवरी बोथ. So it has to be done at between the age of 35 and 40. We can give oral contraceptive pills which are comparatively less at risk patients. Then we will tell them that at least having one baby also reduces the risk of ovarian cancer, so they should have at least one baby. Otherwise when we were looking at etiology की क्या कारण होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कि आपका रिप्रोडक्टिव स्पैन कितना है, आपने कितने बेबीज पैदा किए हैं, आपको मिनाक कब हुआ था, आपको लेट मिनोपॉज है क्या, ये सारे फैक्टर्स भी काउंट करते हैं। तो ओसी पिल और this preventive सैल्फिंगोल्फरेक्टमी is the mainstay. और फिर हम स्क्रीनिंग करते हैं रेगुलर, जैसे अब्डोमिनल सोनोग्राफी है, पेल्विक स्कैन है, ट्रांसवेजाइनल में हम अगर डॉपलर ऐड कर देते हैं तो इट गिव्स अस मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट, एंड स्मॉल ट्यूमर्स कैन बी डिटेक्टेड विद दैट। एक ट्यूमर मार्कर है CA-125,
जो अगर रेज्ड है 30 यूनिट्स पर ml से ज्यादा या बहुत रेज्ड है 200 से ज्यादा, तो इट सिग्निफाइज ओवेरियन कैंसर। फिर हम जो ज्यादा जिनको फैमिली रिस्क या हेरिडिटरी रिस्क है, तो उनको हम दूसरे एक प्रोटियोमिक पैटर्न स्टडी होती है जिसमें लेजर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ओवेरियन कैंसर, और वो स्टडी करते हैं। तो वो सेल्डिक टाइम इन फ्लाइट करके एक टेस्ट है जो करते हैं, विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव, लाइक 96% उसका पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। फिर हम लोग MRI कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन ग्रुप्स लाइक लिंच सिंड्रोम कहलाता है, जिनमें कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल नॉन पॉलीपॉइडल सीलोमिक कार्सिनोमा होते हैं और कोलोनिक कार्सिनोमा होते हैं। और ऐसे अगर पेशेंट्स का फैमिली हिस्ट्री है, अगर कोलोन कैंसर का वगैरह का, जो इस लिंच सिंड्रोम में आते हैं, तो उनको हम कोलोनोस्कोपी भी बोलते हैं, उनको हम MRI भी बोलते हैं। और doing all this helps us, catching small tumors, catching it early, and that's how we can prevent ovarian cancer in women. Okay. सो डॉक्टर इला, एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला कि अगर एक भी बच्चा हो तो वो एक फैक्टर रहता है कि ओवेरियन कैंसर के चांसेस उसमें कम होते हैं। मान लीजिए बच्चा एक ही है और अबॉर्शन किसी लेडी ने करवाया हो 2 बार, या बच्चा है ही नहीं बिकॉज ऑफ करियर रिलेटेड इश्यूज, कुछ ही मंथ्स कुछ ही वीक्स में किसी को मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने 1-2 बार अबॉर्शन करवा लिया है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज और बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल इश्यूज, तो क्या उस केस में भी एक सेफ्टी मेजर रहता है कि बिकॉज शी हैड कंसीव्ड, तो इसलिए ओवेरियन कैंसर के चांसेस वहां पे कम रहते हैं? कंसेप्शन अबॉर्शन में तो नहीं रहता है, बिकॉज सी प्रेगनेंसी इज अ पीरियड ऑफ 9 months whereby there will be no ovulation for 9 months. एंड होता यह है कि सरफेस एपिथेलियम जो होती है वो बार बार डिसरप्ट होती है व्हेन लेडी हैज ओवुलेशन, है ना, एवरी मंथ, और दैट्स व्हाई इट गेट्स प्रीडिस्पोज्ड टू म्यूटेशंस। तो फिर वो फिनोटिपिकली जो है ओवेरियन कैंसर में पलट जाती है। तो हैविंग प्रेगनेंसी इज स्टॉपिंग ओवुलेशन फॉर 9 months every time you get pregnant, and that gives the प्रोटेक्शन। सेम हैपेंस विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की ओव्यूलेशन को ही बंद कर देता है, सप्रेस कर देता है या प्रिवेंट कर देता है। तो अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है, एग रिलीज होता है, तब जो अपनी ओवरी होती है उसकी सरफेस एपिथेलियम डिसरप्ट होती है और तब अंडा बाहर आता है, एंड दैट्स हाउ वी बिकम प्रेग्नेंट। सो वी वांट टू स्टॉप दैट। अच्छा, ओके, ऑलराइट। दैट्स why abortions don't give any protection per se, because it's hardly for 2-3 months or 2 months. Yeah, and so it is very insignificant rather than pregnancy. Yeah, okay. So thank you so much, Dr. Ella, for your insights on ovarian cancer, because many people are not. My pleasure. Yeah, many women are not really aware of ovarian cancer. So आपके जैसे डॉक्टर्स अगर हमें इंसाइट्स देते हैं तो उसको समझना ज्यादा इजी हो जाता है। So thanks a lot. Thank you so much. Being part of the Medicircle show.